सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने शुरू के टॉपिक जो थे वो कर लिए थे। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है ये सब हमने पढ़ लिया था। एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसमें उसके बाद हमने हेप्टेन्स पढ़े थे। हेप्टेन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्लस केमिकली सिंपल मॉलिक्यूल्स which are unable to induce immune response, that are antigens are antigenic but not immunogenic, ठीक है। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स पे बात हुई थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इम्यूनोजेनिसिटी के लिए? फॉरेननेस होनी चाहिए, इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, डिग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एपिटोप्स हमने थोड़ा सा पढ़ा था। डिग्रेडेबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और अदर फैक्टर्स दैट इंड्यूस इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है जो हमने पढ़ी थी। फॉरेननेस, हाई मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल जिसमें फॉरेननेस भी है, हाई मॉलिक्यूलर वेट भी है, कॉम्प्लेक्सिटी, डिग्रेडेबिलिटी है, तो वो हाईली इम्यूनोजेनिक होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीजेनिसिटी पे। एंटीजेनिसिटी क्या है? एंटीजेनिसिटी refer to the ability of compound to bind with the antibodies or with cells of immune system, ठीक है। एंटीजेनिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या करते हैं कि जो एंटीजन या फॉरेन बॉडी की या फॉरेन मॉलिक्यूल की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी एंटीबॉडी के साथ जाके या किसी इम्यून सेल के साथ जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी क्या थी? इम्यूनोजेनिसिटी थी कि वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, वो एक्टिवेशन करवा रहा है बी सेल्स की या टी सेल्स की। लेकिन एंटीजेनिसिटी क्या है कि वो बाइंड कर रहा है सेल रिसेप्टर्स के साथ, चाहे वो बी सेल रिसेप्टर्स हो या फिर वो टी सेल रिसेप्टर्स हो, ठीक है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी और a receptor on a lymphocyte has a unique structure to epitope। अच्छा, हमें ये पता है कि एक हमारे पास जो है एंटीजन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपकी एंटीजन है, ठीक है। ये एंटीजन है, ठीक है। एंटीजन क्या है? वो फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से कोई इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर जो है इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये एंटीजन है। अब ये जो एंटीजन होगी इसके ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे, इसको हम बना देते हैं येलो कलर से, ठीक है। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे जिसके साथ जाके एंटीबॉडी इंटरेक्ट करेगी या एंटीबॉडी जो है इन पॉइंट्स के साथ जाके जो है इंटरेक्शन करेगी या बाइंड करेगी, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम कह रहे हैं एपिटोप्स, ठीक है। So the antigen binding site of an antibody or a receptor on a lymphocyte has a unique structure that, ठीक है। ये जो एपिटोप्स होंगे इनका एक खास स्ट्रक्चर होगा जिसको एंटीबॉडी जो है रिकॉग्नाइज करेगी और उसके साथ बाइंडिंग करेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? हमारे जो एंटीबॉडी है, हैज सेवरल हाइपर वेरिएबल रीजन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनिंग रीजन, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ये जो हमारी एंटीबॉडी है जो इस एपिटोप के साथ जाके बाइंड कर रही है, वो जो बाइंडिंग हो रही है उस एरिया में हो रही है जहां पर जो कि हाइपर वेरिएबल रीजन है, ठीक है। यानी उस रीजन में क्या होगा कि इन एपिटोप्स के जो फॉर एग्जांपल ये एपिटोप का जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होंगे वो कहाँ होंगे? हमारी एंटीबॉडी पे होंगे। इस वजह से हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनिंग रीजन भी कह रहे हैं। ये हाइपर वेरिएबल रीजन क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी होती है। ये बहुत सारे एपिटोप्स को जो है डिटरमाइन कर लेती है और उनसे जो है बाइंडिंग कर उनके साथ बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिफरेंट एपिटोप रिकॉग्निशन बाय बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। सो हमें ये पता है कि इससे पहले भी हमने बात की कि जो बी सेल होगा वो एंटीजन के साथ उसका जो इंटरेक्शन होगा
will be different from T cell interaction. ठीक है, एंटीजन जो B सेल के साथ बाइंड कर रही है या T सेल के साथ बाइंड कर रही है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे. डिफरेंस इन रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय B सेल एंड T सेल. ठीक है, B सेल डिफरेंट तरीके से एंटीजन के साथ बाइंड करेगा जबकि T सेल जो होगा उसका कुछ और मैकेनिज्म होगा. B सेल का क्या होगा, यहाँ हम पहले B सेल को पढ़ लेते हैं. B सेल रिकॉग्नाइज एंड फाइंड एंड बाइंड फ्री एंटीजन. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होगी बी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ फ्रीली जाके उस फ्री एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा. फिर क्या आ जाता है, फिर कन्फर्मेशनल और डिसकंटिन्यूअस एपिटोप्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक मॉलिक्यूल है, आपको ये लग रहा है कि ये जो है एक एंटीजन है. ठीक है, इस एंटीजन में आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये जो रेड कलर के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी एंटीबॉडी आकर इसके साथ बाइंड कर जाएगी. ठीक है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं जहां पर एंटीबॉडी आकर जो है बाइंड करेगी. इसे हम कह रहे हैं कन्फर्मेशनल और डिसकंटिन्यूअस एपिटोप. तो ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये डिसकंटिन्यूअस है, ये ओवरऑल पूरी एंटीजन के ऊपर ये पॉइंट्स नहीं है. ये पॉइंट्स जो है कुछ खास जगहों पर, कुछ टर्मिनल पे आपको नजर आ रहे हैं, कुछ आपको फोल्डिंग पे नजर आ रहे हैं. तो ये जो पॉइंट्स होंगे वहां जाकर आपकी एंटीबॉडी जो है बाइंड करेगी. इन्हें हम कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस एपिटोप्स. तो बी सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, बाइंड करने के लिए डिसकंटिन्यूअस एपिटोप्स जरूरी होते हैं. वो डिसकंटिन्यूअस एपिटोप्स के ऊपर जाकर बाइंड हो जाती है. फिर बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एंटीजन क्या होनी चाहिए. अगर कोई एंटीजन प्रोटीनिक इन नेचर है या पॉलीसेकेराइड है या लिपिड है तो एंटीबॉडी जो होगी, जो हमारा बी सेल होगा उसके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा. या फिर अगर कोई ऐसी बॉडी, इट कैन आल्सो बाइंड विद द सॉल्युबल एंटीजन. या फिर कोई सॉल्युबल एंटीजन है, हाइड्रोफिलिक एंड्स है, खासतौर पे ये जो एंड्स है ये हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, इनके साथ भी जाकर एंटीबॉडी आराम से या बी सेल हमारा जो है इंटरेक्ट कर जाएगा. फिर बात आ जाती है टी सेल्स की. टी सेल्स का जो इंटरेक्शन होता है एंटीजन के साथ वो डायरेक्ट नहीं होता. जैसे हमने बी सेल में पढ़ा कि बी सेल क्या करेगा, जैसे उसने रिकॉग्नाइज किया एंटीजन एंटर हुई है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ फौरन से बाइंड कर देगा. जो डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स होंगे एंटीजन के वहां जाकर वो बाइंड कर जाएगा. लेकिन टी सेल में ऐसा नहीं होता. टी सेल में क्या होता है, टी सेल डू नॉट डायरेक्टली बाइंड टू द फ्री एंटीजन. इसके लिए पूरा एक प्रोसेस होता है. बाइंड करने के लिए क्या होगा, एंटीजन स्क्रीनिंग बाय एंटीजन स्क्रीनिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या एपीसीज भी उसे कहते हैं. सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर होगी सबसे पहले उसको एपीसी सेल्स जो होंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होंगे वो उसको स्क्रीन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको इनगल्फ कर लेंगे. ठीक है, जैसे ही सेल्स के अंदर जो है एंटीजन इनगल्फ हो जाएगी फिर क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी. ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि जैसे एंटीबॉडी को, एंटीजन को एपीसीज ने इनगल्फ किया, ठीक है, अंदर जाके फिर वो क्या करेंगे, उसकी डिग्रेडेशन करेंगे. जैसे आपका ये एंटीजन थी, इस एंटीजन की जो है डिग्रेडेशन होगी, इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. ये एंटीजन थी, अब इसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम होगा कि वो उस एंटीजन को तोड़ के उसको डिग्रेड करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना दे. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय एमएचसी मॉलिक्यूल. अब ये एपीसी मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसी में कुछ मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिनको कहते हैं एमएचसी मॉलिक्यूल्स. ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स आएंगे और इस एंटीजन के साथ जो है बाइंड कर जाएंगे और इस एंटीजन को जो है एपीसी मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट कर देंगे. ये आपका जो है फॉर एग्जांपल, नहीं इसको रेड किसी और कलर से बनाते हैं, ब्लू कलर से. ये फॉर एग्जांपल आपका एपीसी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो गई थी. ठीक है, डिग्रेडेशन होने के बाद क्या होगा कि
फॉर एग्जांपल ये आपका MHC मॉलिक्यूल आकर जो है APC मॉलिक्यूल के ऊपर आकर जो है प्रेजेंट करेगा किसको, एंटीजन को। ये आपकी एंटीजन प्रेजेंट कर दी, ठीक है। एपीसी मॉलिक्यूल में क्या होगा, एपीसी मॉलिक्यूल में ये जो एंटीजन है ये इसको इनगल्फ करेगा, इसकी डिग्रेडेशन करेगा। डिग्रेडेशन के बाद क्या होगा, एमएससी मॉलिक्यूल जो है इसकी सरफेस पर इस एंटीजन को प्रेजेंट कर देगा। अब इस एंटीजन को प्रेजेंट करने से क्या होगा, टी सेल रिसेप्टर्स जो है उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। टी सेल रिसेप्टर्स जो होंगे उसको इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर एक मतलब पूरा प्रोसेस होता है कि टी सेल रिसेप्टर से एक और रिसेप्टर निकलता है जो कि एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा। फिर एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ फिर एक साइटोकाइंस निकलते हैं जो कि टी सेल, मतलब ये एक फिर आगे पूरा प्रोसेस होता है कि वो कैसे उसको बाइंड करता है, फिर टी सेल किस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, रिकॉग्नाइज करना फ्रीली उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बल्कि पहले एंटीजन जैसे एंटर होगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको इनगल्फ करेंगे, उसकी डिग्रेडेशन करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे बाय एमएचसी मॉलिक्यूल। फिर ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये टी सेल रिसेप्टर को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें हमने पढ़ा कि जो एपिटोप्स होते हैं जो कुछ वो या जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो कुछ खास एरिया में होती हैं, जबकि जो टी सेल रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं वहां पर क्या होगा कि आपकी जो एपिटोप्स होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। वहां हमने पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूस कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां जिसको एंटीबॉडी जो है रिकॉग्नाइज करेगी और बाइंड कर जाएगी, लेकिन यहाँ जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो कंटिन्यूस एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस तरह से क्योंकि अब जो है यहाँ पर जैसे डिग्रेडेशन हो गई है, अब ये जो डिग्रेडेशन हो गई तो ये पूरा पार्ट जो होगा ये कंटिन्यूस एपिटोप कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा एक कंटिन्यूस एपिटोप है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पर भी दिखाई हुई है, ठीक है। ये जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये रिबन शेप आपको जो है एक मॉलिक्यूल एमएचसी मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ठीक है। और साथ में ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपको जो नजर आ रहे हैं पर्पल कलर की रिंग्स और कुछ बॉन्डिंग हुई हुई इनके दरमियान, ये जो है आपकी जो है एंटीजन है जिसको प्रोसेस किया हुआ है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ये एक पूरी कंटिन्यूस एपिटोप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टी सेल रिसेप्टर जो है कंटिन्यूस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करेंगे, प्लस एंटीजन जो होनी चाहिए वो प्रोटीनिक नेचर की होनी चाहिए, प्लस उसके जो बाइंडिंग साइट्स होने चाहिए वो हाइड्रोफोबिक एरियाज होते हैं। जबकि बी सेल में हमने क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक एरियाज को वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन टी सेल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोफोबिक एरियाज को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि ये बात हो गई रिकॉग्निशन ऑफ टी सेल रिसेप्टर्स। फिर आ जाते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। अब क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है, द इम्यून कंपोनेंट्स either cells or antibodies interact with two molecules that share epitopes but are otherwise dissimilar is called cross reactivation, cross reaction। इसमें फिर आ जाते हैं टॉक्सॉइड्स और होमोलोगस और हेट्रोलोगस। अच्छा जी, होता क्या है कि ये आपकी एंटीजन है, ठीक है। ये एंटीजन है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ एरिया होते हैं जिनको जो है हम कहते हैं एपिटोप्स। अब ये जो एपिटोप्स होते हैं जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के एपिटोप्स हों, ठीक है। ये एपिटोप होगा इसके। अब ये एपिटोप्स डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के एपिटोप्स हों, दूसरी अलग तरह के एपिटोप्स भी हो सकते हैं। कुछ ब्लू में बना देते हैं। सो हम क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो भी स्पेसिफिक होगी, वो उसके स्पेसिफिक एरिया के साथ जो है बाइंड कर जाएगी। तो आपकी एंटीबॉडी जो होगी वो फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी आपकी, ठीक है। एक एंटीबॉडी है वो जाके
इस एपिटोप के साथ बाइंड कर गई, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडी है, वो स्पेसिफिकली इस एंटीबॉडी इस एपिटोप के साथ जाके बाइंड हो गई है। तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है कि ये इसी के साथ, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि यही एंटीबॉडी जो है वो इसके साथ भी बाइंड कर जाती है, ठीक है। क्यों बाइंड कर जाती है? इसलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी तरह से इसको भी रिजेंबल कर रहा है, इससे सिमिलर है, इसको मतलब ये जो दो एपिटोप्स हम एक ही एंटीजन पे डिफरेंट एपिटोप्स हैं, एक एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि जैसे ये सिमिलर हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ ना कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी क्या करती है, इन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाती है, दोनों के साथ बाइंड कर जाती है, इसे हम कहते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। ये चीजें जो है हम तब भी करते हैं जब हम टॉक्सॉइड्स बना रहे होते हैं। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? टॉक्सॉइड्स ऐसी एंटीजन होती है या ऐसा टॉक्सिन होता है जिसकी हम टॉक्सिसिटी जो है मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब उसको लेस टॉक्सिक बना देते हैं, लेकिन वो इतना टॉक्सिक होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि जो टॉक्सिन था उसको हमने लेस टॉक्सिक किया है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स बना सके या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, तो उससे होगा क्या कि जो है एंटीबॉडी बनेगी और उसके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। तो टॉक्सॉइड क्या है? ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिनके टॉक्सिसिटी हम रिड्यूस कर देते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी जो मॉडिफाइड टॉक्सिन होगी वो भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी ड्यू टू दिस क्रॉस रिएक्टिविटी। वो ये समझेगी कि ये पहले वाला ही टॉक्सिन है, लेकिन उस टॉक्सिन के अंदर हमने क्योंकि मॉडिफिकेशन की होगी, उसकी पैथोजेनिसिटी कम की हुई होगी, तो फिर इस वजह से जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ टॉक्सिन और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बना देगा। फिर आ जाते हैं होमोलोगस एंड हेट्रोलोगस। होमोलोगस क्या होगा? होमोलोगस रिस्पॉन्स जो होगा वो होगा एक स्पेसिफिक एंटीजन है, स्पेसिफिक एपिटोप है, उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी आकर रिएक्ट कर जाती है, तो उसे हम होमोलोगस कहेंगे। लेकिन अगर हेट्रोलोगस होगा तो इट मींस एंटीबॉडी इज बाइंडिंग टू द अदर एपिटोप व्हिच इज सिमिलर टू द नेटिव वन, ओके। तो होमोलोगस और हेट्रोलोगस में ये फर्क। फिर आ जाते हैं एडजुवेंट्स क्या है। एडजुवेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन एक्सेलरेट, प्रोलॉन्ग, एनहेंस द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। एडजुवेंट्स आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? कोई केमिकल हमारा रिएक्शन हो रहा होता है तो उसको जो है उस केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं या उसको स्पीड अप कर देते हैं। इसी तरह का कुछ काम जो है एडजुवेंट्स भी करते हैं। एडजुवेंट्स क्या करते हैं का जो आप इसका एडजुवेंट्स क्या करते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। Adjuvants are different from haptens and haptens are antigenic but not immunogenic. Adjuvants के बारे में हम बात करेंगे। Adjuvants क्या करते हैं कि आपका जो immunogenic response होता है उसको prolong कर देते हैं, accelerate कर देते हैं। हमने पहले haptens के बारे में भी पढ़ा। haptens क्या थे? haptens small molecules थे जो कि इम्यूनोलॉजिक नहीं थे, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे कि हाँ, लेकिन ये है कि वो एंटीबॉडी के साथ या मतलब इम्यून सेल्स के साथ जो है बाइंडिंग कर रहे थे, लेकिन वो क्योंकि कोई एक्टिवेशन नहीं कर रहे थे तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते। जबकि एडजुवेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जो है एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एडजुवेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब एडजुवेंट्स कैसे हम यूज कैसे करते हैं कि हम फॉर एग्जांपल जो है हमने एक एंटीजन ली, ठीक है, एंटीजन ली और उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया, ठीक है, बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट हो गई, लेकिन हुआ क्या कि उसके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ वो बहुत माइन्यूट सा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हुआ, उसका बहुत माइन्यूट सा मतलब नेग्लिजिबल हुआ, लेकिन उसने कोई कुछ खास काम नहीं किया। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ऐसी एंटीजन के साथ जो है ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एडजुवेंट साथ में लगा देंगे
कि जो है जब वो बॉडी के साथ एंटर होती है तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा अच्छा खासा जो है इम्यून रिस्पॉन्स हो जाए। कैसे ये देख लेते हैं, ये आपके एंटीजन है, ठीक है। जब ये बॉडी के अंदर एंटर हुई तो इसने जो है इम्यून रिस्पॉन्स किया। इम्यून रिस्पॉन्स हम ब्लैक्स बना देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ, एंटीबॉडी बनी, सिर्फ 2 ही एंटीबॉडी बनी लाइक, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एडजुवेंट के साथ अटैच कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इसको ये आपका एडजुवेंट है, ठीक है। ये एडजुवेंट के साथ जब एडजुवेंट के साथ अटैच हो जाएगी तो फिर एंटीबॉडी जो होंगी बहुत सारी प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपके जो है एडजुवेंट्स होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडजुवेंट्स इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ, अच्छा डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं डिफरेंट एडजुवेंट्स के, ठीक है। उनमें से एक क्या होता है कि इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ वैक्सीन एंटीजन। कोई आप वैक्सीन दे रहे हैं, उसकी जो हाफ लाइफ होगी वो उसका हाफ लाइफ टाइम जो होगा उसका लाइफ टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंक्रीज द इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इम्प्रूव द एंटीजन डिलीवरी एंड एंटीजन प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन बाय एपीसीज। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एंटीजन ली, उसके साथ आपने जो है एडजुवेंट ऐड किया और आपने जो है इंजेक्ट कर दिया अपने एनिमल में, ठीक है। आपने जब एनिमल में इंजेक्ट करेंगे तो क्या, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट या एलम की बात कर लेते हैं, एडजुवेंट एज अ एलम हम यूज करें तो एलम का क्या फंक्शन होता है, एलम क्या करता है उस एंटीजन को जहां पर उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिस बॉडी पार्ट में जैसे इंजेक्ट किया जाता है वहां उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। जब प्रेसिपिटेट बनते हैं तो मतलब एक एक बड़ा मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है, फौरन से फैगोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और वहां पर उसकी फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो डिफरेंट एडजुवेंट्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्विक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि एंटीजन को डिलीवर करने में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जो है इम्प्रूव करते हैं कि वो फौरन से आए। तो इसी तरह से जैसे हमने एलएम यूज किया तो वहां पर क्या हुआ कि फौरन से जो है फैगोसाइट्स आ गए। इसी तरह से एंटीजन वहां जो प्रेसिपिटेट जो बन जाता है उस प्रेसिपिटेट को जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी इजीली रिकॉग्नाइज कर जाते हैं और फिर उसके खिलाफ जो है एक्शन हो जाता है। एग्जांपल में एलम्स आ जाते हैं। और ऐसी वैक्सीन जिनको हम एडजुवेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं वो इंक्लूड होते हैं HIV, HPV, HIV आ गए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी वैक्सीन वो हैं जिनमें हम एडजुवेंट्स यूज करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो